मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं बेटा, आप सारे बच्चे ध्यान से देखना। ही हैज ऑलवेज, अब बिना सेंटेंस मत लिखना बेटा, आप उस बोर्ड पे देखना सब बच्चे। इस सेंटेंस का मीनिंग ये निकला बच्चों कि उसने अपने पूरे जीवन में महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी है। रिपीट कर रहा हूं, इस सेंटेंस का ये मीनिंग निकल के आ रहा है बच्चों कि उसने अपने पूरे जीवन में हमेशा महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी है। He has always fought for women's rights in his life। मतलब उसने हमेशा अपने जीवन में महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी है। क्या कहते हैं? देखो यहां एक बच्चा मेरे को कहता है कि सर इसमें थोड़ा सा चेंज करिए, और आप एक काम करिए, जो वुमेन्स लिखा है ना, सबसे पहले इस वुमन को ई लगाकर वीमेन करिए और फिर अपॉस्ट्रोफी एस लगाइए। बेटे आप ऐसे ही कह रहे हो ना प्रतीक? पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा बेटा कि ये ए और ई का क्या फंड है, इसमें ए और ई में क्या फर्क है। सबसे पहले ए और ई लगाने से उच्चारण का फर्क पैदा होता है। सौरभ, सबसे पहले ए और ई लगाने से बेटा उच्चारण का फर्क पैदा होता है। अगर हम ए वाला कहते हैं तो ये वुमन बोला जाएगा, वुमन, और ई वाला बोलेंगे तो उसको वीमन कहा जाएगा, वीमन, वीमन, वुमन। दूसरा फर्क सर, उच्चारण के साथ साथ अगला फर्क होता है सर एक और एक से ज्यादा होने का। जो ए वाला वुमन है वो किसी एक महिला को दिखाता है, और जो ई वाला वीमन है वो एक से ज्यादा महिलाओं को दिखाते हैं। तो महिला और महिलाएं, तो ए वाला वुमन महिला और ई वाला वीमन महिलाएं। तो अगला फर्क बेटा एक और एक से ज्यादा होने का है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट समझ में आया बच्चों? अगली इंपॉर्टेंट बात सर, सब बच्चे ध्यान से सुनना। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर जो आता है वो ये है कि सर इसमें से हमने नीचे वाले को गलत क्यों कहा और ऊपर वाले को सही क्यों कहा। ध्यान से देखा जाए तो ये जो अधिकार थे वो किसी एक के नहीं बल्कि सबके थे। जिन अधिकारों के लिए उसने लड़ाई लड़ी वो किसी एक महिला के अधिकार नहीं थे बल्कि वो सभी महिलाओं के अधिकार थे। ये अधिकार किसी एक नहीं बल्कि सभी महिलाओं के थे सर। और जहां बात हम सबके बारे में करते हैं तो हमें एक बात लॉजिकली समझ में आनी चाहिए सर, सबको दिखाने के लिए सबसे पहले उनको प्लूरल फॉर्म में लिखा जाएगा ना सर। अगर आप उसे सिंगुलर फॉर्म में लिखोगे तो वो तो किसी एक की तरफ इशारा करेगा, और जब मुझे बात सबके साथ जोड़नी तो कहीं ना कहीं मुझे उसको प्लूरल फॉर्म में लिखना पड़ेगा। बात समझ में आई नहीं आई बेटा? हाँ जी, यस नो। तो पहले सर आपको सेंटेंस नहीं लिखना, पहले आपको एक नोट लिखना कॉपी में। जब हम रिलेशन दिखाते हैं, जब हम रिलेशन दिखाते हैं और बात किसी एक नहीं सबकी करते हो, और बात किसी एक नहीं सबकी करते हो, और बात किसी एक नहीं सबकी करते हो, सबकी करते हो, तो ऐसी कंडीशन, में पहले नाउन को प्लूरल फॉर्म में लिखा जाता है। तो ऐसी कंडीशन में पहले नाउन फॉर्म में लिखा जाता है। तो ऐसी कंडीशन में पहले नाउन को प्लूरल फॉर्म में लिखा जाता है। प्लूरल फॉर्म का मतलब बेटा एक से ज्यादा दिखाने वाली। पहले नाउन को प्लूरल फॉर्म में लिखा जाता है, उसके बाद पोजेसिव केस का प्रयोग उसके साथ होता है, उसके बाद उसके साथ पोजेसिव केस का प्रयोग होता है। उसके बाद पोजेसिव केस का प्रयोग, पोजेसिव केस का प्रयोग होता है। सर समझ में आया तो हाँ बोलो। तो प्लीज बेटा अभी अब ये सेंटेंस लिखो। पहले गलत वाला लिखना बेटा, ऐसे ही कट करके फिर राइट करके लिखना उसको, ठीक है ना सर? लिखना बिल्कुल ऐसे एग्जैक्ट।
डन। चलिए एक सेंटेंस और लिखिए, वी डील इन मेंस वियर, मेंस वियर्स। बेटा वियर्स होते कपड़े, मेंस वियर पुरुषों के कपड़े, डील इन का मतलब व्यापार करना सर, डील इन का मतलब होता है सर ट्रेड इन, किसी भी चीज का व्यापार करना डील इन या ट्रेड इन होता है। तो वी डील इन मेंस वियर्स, हम पुरुषों के कपड़ों में व्यापार करते हैं। वी डील इन मेंस वियर। क्या ये गलत है? रीजन पता है? सही कैसे होगा पता है? तो कैसे करूं सर इसको सही? MEN'(S), मेंस, मैन नहीं, मेंस, मेंस वियर। तो वी डील इन मेंस वियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल द पेरेंट्स must keep an eye on their child's eating habits to keep them healthy। एक एग्जाम का क्वेश्चन है बेटा, सब बच्चे ध्यान से देखो। ऑल द पेरेंट्स मस्ट कीप एन आई ऑन देयर चाइल्ड्स ईटिंग हैबिट्स टू कीप देम हेल्दी। बेटा कीप एन आई का मतलब नजर रखना होता है, कीप एन आई का मतलब होता है नजर रखना। ऑल द पेरेंट्स मस्ट कीप एन आई ऑन देयर चाइल्ड्स ईटिंग हैबिट्स टू कीप देम हेल्दी। अमन बता सकते हो बेटा इसमें कहीं गलती है क्या? यस बेटा। क्यों? हाँ जी, रीजन कैसे पता चला आपको? सर देखिए, अब यहां पर किसी एक बच्चे के बारे में बात नहीं चली सर, यहां सभी मां बाप हैं। एक बच्चा चाइल्ड होता है, एक से ज्यादा बच्चे चिल्ड्रन होते हैं। तो सर यहां पे किसी एक बच्चे की ईटिंग हैबिट्स की बात नहीं चल रही है, यहां पर किसी एक बच्चे की ईटिंग हैबिट्स की बात नहीं चली, यहां पे सभी बच्चों की ईटिंग हैबिट्स बात चल रही है। तो एक बच्चा चाइल्ड और एक से ज्यादा बच्चे चिल्ड्रन होते हैं, ये बात हमेशा याद रखेंगे सर। मैं रिपीट करने जा रहा हूं सर, एक बच्चा चाइल्ड, एक से ज्यादा बच्चे हमारे चिल्ड्रन होते हैं। तो यहां पे सभी बच्चों की बात चल रही थी, इसलिए बात समझ में आई कि यहां पर हमें चाइल्ड्स ना करके बल्कि हमें लिखना चाहिए चिल्ड्रंस, दे चिल्ड्रंस ईटिंग हैबिट्स। सर डन। एक क्वेश्चन और सोल्व कीजिए सर, लिख लिया आप लोगों ने सर? बेटे समझ में आया? पीयूष पक्का? पीयूष सच में ना? एक सेंटेंस और देखिए बेटा, वी मस्ट नॉट डस्ट पेरेंट्स eyes, we must not dust our parents eyes। सर डस्ट आइज का मतलब होता है आंखों में धूल झोंकना, यानी कि चीट करना, धोखा देना। डस्ट आइज का मतलब होता है सर आंखों में धूल झोंकना, यानी कि धोखा देना। वी मस्ट नॉट डस्ट आवर पेरेंट्स आइज, हमें अपने मां बाप की आंखों में धूल नहीं झोंकनी चाहिए, मीन्स उन्हें धोखा नहीं देना चाहिए।
क्या कहते हैं? डन हो गया? परवीन जी गलती है इसमें? क्या गलत है सर? पेरेंट्स, वो तो मैंने लिख ही रखा है। अच्छा, पेरेंट्स में भी एस लगा दूं? आइज में एस नहीं आएगा। रवि, तुषार, आशीष, तो आर तो ठीक है, ये हटाऊं? आवर्स तो नहीं होगा। अच्छा गाइस सुनिए, अगर हम पेरेंट वर्ड का प्रयोग करते हैं तो सर ये मम्मी और पापा में से एक होता है। ये मम्मी और पापा में से कोई एक है, ये इसका पॉइंट आ रहा है। पर अगर हम पेरेंट्स लिखते हैं तो ये मम्मी पापा दोनों हो गई, बात ऐसी नजर आ रही है। सर एक होने पर पेरेंट तो एक से ज्यादा होने पर पेरेंट्स। अब तक क्या हो रहा था? अब तक देखिए, एक महिला होने पर वुमन और एक से ज्यादा महिलाएं होने पर वीमन, एक बच्चा होने पर चाइल्ड, एक से ज्यादा बच्चे होने पर चिल्ड्रन। सर अब तक जो हो रहा था और अब जो किया है उसमें फर्क आपने देखा हो तो एक फर्क है। अब तक जब हम बात ज्यादा की कर रहे थे तो फिर हम उसमें कोई एस और यस नहीं लगा रहे थे, पर अब जब बात हम ज्यादा की कर रहे तो हमने क्या करा सर, उसमें एस और यस अलग से लगाया। क्या दिखाने के लिए? ज्यादा दिखाने के लिए। तो एक बच्चा जैसे एक मां बाप में से एक पेरेंट, ज्यादा हो गए तो पेरेंट्स। तो ये जो आंखों में धूल झोंकी गई है सर, वो किसी एक की तो बात नहीं है सर, वो तो मां बाप है, दोनों की बात आ रही है। मां बाप की आंखों में धूल नहीं झोंकनी चाहिए, तो मां बाप मीन्स दोनों। और जब मुझे वो दोनों दिखाने हैं तो सबसे पहले तो मुझे कहीं ना कहीं यहां पे पेरेंट्स में से, ये पेरेंट्स तो ये वाला तो नहीं लिखना, तो क्या लिखना है? सबसे पहले तो मुझे यहां पे पेरेंट्स लिखना है, पेरेंट्स। फिर मुझे इन पेरेंट्स की आंखें दिखाने, तो फिर मैंने क्या बोला सर? पेरेंट्स। अंकित ये तो मैं बोल भी नहीं पा रहा हूं अब, पेरेंट्स तो बोल भी नहीं रहा है। तो याद रखना है बेटा, ध्यान से सुनो, यहां पे याद रखना है, जब हम सबके बारे में बात करें और वहां पे सबके बारे में बात करते वक्त हमने अलग से एस और यस लगाना पड़ गया, तो अगर पहले से शिवांग वहां पे एस और यस आ गया है तो बेटा उसमें से हिसिंग साउंड कहते हैं बेटा, उसे हम कहते हैं इंग्लिश में हिसिंग साउंड। अभी कुछ मत लिखना, आप, मैं अपने तरीके से लिखवाऊंगा, इसे हिसिंग साउंड कहते हैं। तो अगर किसी वर्ड को हमने लिखा और उसमें हिसिंग साउंड आ जाए तो फिर बेटा जी उसके बाद हम अपस्ट्रफी एस नहीं लिखते, फिर हम केवल केवल अपस्ट्रफी लिखते हैं, एस हटा देते हैं, क्योंकि एस का साउंड तो पहले से ही है। तो बेटा ये जो गलत लिखा था हमने पेरेंट्स ऐसे, तो हमें सही से कैसे लिखना चाहिए था? ऐसे लिखना चाहिए था, पेरेंट्स, पेरेंट्स के बाद हिसिंग साउंड ऑलरेडी था तो अपस्ट्रफी, पेरेंट्स आइज। मैं रिपीट कर रहा हूं सर, ये हमें जो लिखना चाहिए वो ऐसे नहीं लिखना चाहिए सर, आप ना पूरा लिखना ठीक से, आप ऐसे लिखना, पेरेंट्स पहले करना, फिर कट करो और फिर ऊपर जाओ और फिर दोबारा से लिखो पेरेंट्स, ऐसे पेरेंट्स, और ये ठीक कर दो।